गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट नंबर ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये लेक्चर नंबर कितना है 91। इससे पूर्व वाले लेक्चर में यानी कि 90 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी मौर्य काल की। किसकी? मौर्य काल की। और मौर्य काल का समय बताया गया है 325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। कल उसमें अपनी चर्चा हुई थी कि शैशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का क्या हो गया था, प्रबल साम्राज्य स्थापित हो गया था। उसके बाद में वह वंश आगे चलकर अत्याचारी हो गया था। इस कारण से ज़्यादा अधिक शासन नहीं कर पाया। उसके अत्याचारों की क्या हो गई थी, अति हो गई थी। तब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा जो नंद थे, नंद को क्या कर दिया था, हरा दिया था। हराने के बाद में मगध पर अपना शासन आरूढ़ कर लिया था, यानी कि शासन स्थापित कर लिया था। और यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ हो गया था। उसके बाद में चर्चा हुई थी कि मौर्य काल आरंभ से ही यानी कि मौर्य काल आरंभ हुआ था, उससे पूर्व ही यहाँ पर यूनानियों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इन ग्रीक लोगों को भी भारत से बाहर निकाल दिया था। और उत्तरी भारत पर भी इन्होंने क्या किया, प्रबल शासन स्थापित कर लिया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मूर्ति कला और स्थापत्य कला एक बहुत उन्नति तक पहुंच चुकी थी, यानी कि इन दोनों का ही उस समय में क्या था, महत्व था। उनके दरबार में ग्रीक राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो उस मेगास्थनीज ने ये लिखा था, उसने ये लिखा कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रासाद था, राजमहल था, वो एशिया के सूसा के महलों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ था। और उनके समय में स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी था। कौन सा? पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद, जिसको महल कहते हैं। और मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय उनके जो पौत्र थे, जिनका नाम था क्या, सम्राट अशोक। उन सम्राट अशोक को दिया जाता है। सम्राट अशोक के समय में भारत में मूर्ति कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास दिखाई देता है। किसके रूप में? एक स्वतंत्र कला के रूप में विकास दिखाई देता है। जब सम्राट अशोक 12 वर्ष का था तो उसने अपनी छोटी उम्र में यानी अल्पायु में अपने पड़ोसी राज्य कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। और विजय प्राप्त करने के प्रायश्चित स्वरूप वो बौद्ध धर्म का जो मार्ग था उसको ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उसने अपने स्वयं को अपने आप को कहा था कि अब मैं लोक कल्याणकारी और कला प्रेमी सिद्ध होना चाहता हूँ, अर्थात कला प्रेमी और लोक कल्याणकारी राजा बनना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था उसमें लोगों को तलवारों से काट दिया गया था और उसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। लेकिन इन्होंने एक पहाड़ी पर बैठकर क्या किया, उस दृश्य को देखा। तो जहाँ से सैनिकों के मारे जाने के जो उनके रक्त से नदी बह रही थी, उस नदी को उन्होंने देखा। उसी दिन से इन्होंने तलवार को त्याग दिया और सोच लिया था कि मैं अब किसी धर्म को अपनाऊंगा, अर्थात जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसी दिन से इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, जो उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। इनके पुत्र का नाम सुमेंद्र था और पुत्री का नाम सुमित्रा। तो ये बौद्ध धर्म के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। और अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तूप बनवाए, विहार बनवाए। विहार होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। और वो ये तो हो गए विहार। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा अजंता की गुफाओं में विहार के बारे में, और एक चैत्य के बारे में। चैत्य क्या है? जहाँ पे भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा उपासना होती थी। कहने का मतलब
मंदिरों के टाइप से हुआ करते थे। मंदिर तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके अवशेषों की, प्रतीक चिन्हों की आदि की पूजा उपासना होती थी। तो वो होता था चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं होती थी, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, वहाँ पर वो रहना करना, खाना पीना, सोना आदि कार्य करते थे। तो वो हो गया विहार, तो उनका भी निर्माण करवाया। इसके अलावा स्तंभ का निर्माण करवाया, शिलालेखों का भी निर्माण करवाया। अशोक की जो लोक कल्याणकारी भावना थी इन लेखों के रूप में व्यक्त होती है। यानी कि अशोक ने जो कलिंग का युद्ध के पश्चात में लड़ाई झगड़े को त्याग दिया था, तो उस वक्त इनके अंदर जो लोक कल्याणकारी भावना और कला प्रेमी राजा होने की जो भावना थी, कलाकारों ने उसे भी इनके मूर्ति शिल्प, स्तंभ और शिलालेखों में उनके भावों को प्रकट किया है, अंकित किया गया है। इन पर बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया गया है। किसके उपदेशों को? बुद्ध के उपदेशों को। बुद्ध उपदेश देते हुए इस प्रकार के दृश्य इसमें अंकित है। इनके समय का जो अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है ये कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। और ये किसके शासनकाल में बनाया था? अशोक के शासनकालीन है। अशोककालीन यानी राजा सम्राट अशोक के समय का बना हुआ है सारनाथ का सिंह स्तंभ। नाम से पता चल रहा है, सिंह यानी शेरों का स्तंभ, जिसमें 4 शेर हैं और इन्हें अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए बनाया गया है। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, जिसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके रूप में स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में, महामुद्रा के रूप में क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया है। दोबारा सुनेंगे एक बार। सम्राट अशोककालीन यानी कि मौर्य काल में बनाया गया सारनाथ का सिंह स्तंभ जो वाराणसी में है। सारनाथ एक जगह है, कहाँ पर है? वाराणसी में। तो उस जगह के नाम से ही इस स्तंभ का नाम रख दिया सारनाथ का सिंह स्तंभ। ये अशोककालीन है और सम्राट अशोक ने ये मौर्य काल में बनाया था और इसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में ग्रहण किया गया है। किसके रूप में? स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में इसे ग्रहण किया गया है, जो मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। जो मौर्य कला की और मौर्य काल की दोनों को ही ये श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता चला है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का अभी तक पता चला है। कितने स्तंभों का? 17 स्तंभों का अभी तक पता चला है। कितने स्तंभ? 17 स्तंभ। वैसे कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप व स्तंभों, शिलालेखों आदि का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों, स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण करवाया था। कुल मिला के सब चीजें कितनी थी? 84,000 थी। छोटे बड़े सब मिला के 84,000। लेकिन उनमें से बड़े आकार के हमें 17 स्तंभों का अभी तक पता चला है। कितने स्तंभों का? 17 स्तंभों का अभी तक हमें पता चला है। अपन इनमें से भी 17 में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनमें से है सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, और ये कहाँ है? वाराणसी यूपी में है। कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में सारनाथ का स्तंभ। यहाँ ये जो स्तंभ है ये पत्थर से बनाया गया है
और इसमें 4 शेरों को चारों दिशाओं में पालती मारे बैठे हुए दिखाया गया है। आप भारतीय मुद्रा में यानी आपके पास में कोई भी 10 का 20 का नोट हो, जैसे कि मेरे पास 10 का नोट है, इसमें ये आकृति दिख रही है आपको, ये दिख रहा है क्या? ये अपनी अपने जेब में से 10 के 5 के 2 के कोई भी सिक्का नोट कुछ भी निकाल लो। सिक्के के अंदर भी आप देख सकते हो 1 का सिक्का लो और उसके पीछे एक तरफ तो लिखा हुआ है 1 रुपये और दूसरी तरफ ये आकृति बनी होगी, देखो दिख रहा है इस तरीके से, और इसके नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते। ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है सारनाथ के स्तंभ से, और ये इसे महामुद्रा भी माना गया, स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में इसे ग्रहण किया गया है। इसके अलावा सांची का स्तंभ या स्तूप, सांची का स्तूप कहां पर है? ये सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, रायसेन जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और सांची के स्तूप में भी एक गुंबद आकार का इस तरीके से गुंबद आकार से इस स्तंभ का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? निर्माण किया गया है इस तरीके से। और इस गुंबद आकार के अंदर भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हें यहाँ पर रखा गया है। जब मैं सांची का स्तूप आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको चित्र सहित बता दूंगा। तो सांची का स्तूप कहाँ हो गया? एमपी में हो गया, रायसेन जिले में। इसके अलावा भरूच का स्तूप, भरूच का स्तूप, ये भरूच का स्तूप भी एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है, और ये सतना जिले में है, सतना जिले में। कहां पर है? सतना जिले में। देखिए कई जगह सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण माना जाता है शुंग काल में। कब माना जाता है? शुंग काल में माना जाता है। अब देखिए शुंग काल प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? ये जो शुंग काल प्रारंभ हुआ था 185 ईसा पूर्व, और इसका निर्माण काल प्रारंभ हो गया था 187 ईसा पूर्व में। यानी कि जब शुंग काल प्रारंभ हुआ था उससे 2 साल पहले ही सांची के स्तूप का निर्माण चालू कर दिया था। लेकिन इसका अधिकांश जो भाग है वो किसमें हुआ? शुंग काल में। शुंग काल यहाँ और मौर्य काल यहाँ तक मौर्य काल का एंड होता है, लेकिन शुंग काल प्रारंभ हो गया था इधर से 187 ईसा पूर्व से। तो सांची के स्तूप को मौर्य काल से प्रारंभ करके इसे शुंग काल तक बनाया गया था, लेकिन इसका निर्माण तो मौर्य काल में हो गया था। इसका अधिकांश भाग इसमें बना शुंग काल में। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सांची का स्तूप निम्न में से किस काल में बनाया गया या इसका निर्माण किस काल में हुआ, यदि उसमें मौर्य काल है तो आप मौर्य काल को लिखेंगे, या फिर मौर्य काल नहीं है और उसमें शुंग काल है तो इस शुंग काल को आप ओके कर देंगे। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सांची के स्तूप का निर्माण कौन से काल से प्रारंभ कर दिया गया था, तो इसका निर्माण तो मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था। या क्वेश्चन आ जाए कि सांची के स्तूप का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश भाग किस काल में पूर्ण किया गया, तो वो किया गया शुंग काल में। कौन से काल में? शुंग काल में। भरूच का स्तूप ये एमपी में, सतना जिले में, और ये भी लगभग
अब भग्नावस्था में है, यानी कि नष्ट हो गया। इसके अवशेषों को इलाहाबाद में और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा रामपुरवा का स्तंभ, कौन सा? रामपुरवा का स्तंभ, ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये बिहार से प्राप्त हुआ है। और इसके ऊपर किसकी आकृति है? बैल की आकृति है। किसकी? इसके ऊपर बैल की आकृति बनाई गई है। रामपुरवा का जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसके ऊपर बैल की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा कौशाम्बिका, इसका कौशाम्बिका स्तूप, कौशाम्बिका स्तूप भी किसके कालीन है? अशोक कालीन है। कौशाम्बी स्तूप के बाद में एक इलाहाबाद स्तंभ भी है जिसे प्रयाग स्तंभ कहते हैं। कौन सा? प्रयाग स्तंभ। वर्तमान में इसे प्रयाग कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद, इसका इलाहाबाद भी नाम है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयाग रख दिया गया है और इसे प्रयाग स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक गांव है, कौन सा? बखीरा गांव। तो वहां से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर का बखीरा गांव, कौन सा? मुजफ्फरपुर का बखीरा ग्राम से भी क्या प्राप्त हुआ है? एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर से बखीरा गांव है, वहां से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ। चंपारण कहां पर है? बिहार में है। तो चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ से, लोहरिया नंदनगढ़ से, और ये कहां पर है? ये भी बिहार में है। चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ से एक स्तंभ प्राप्त हुआ है और ये बिहार में स्थित है। इसके अलावा रुक्मिणीदेही से, कहां से? रुक्मिणीदेही से, रुक्मिणीदेही से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा निगलीवा ग्राम से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। निगलीवा ग्राम, कौन सा? निगलीवा ग्राम, निगलीवा ग्राम, ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। निगलीवा ग्राम से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो कहां पर है? नेपाल में। उसके अलावा बुद्धगया से भी, बुद्धगया कहां पर है? बिहार में है। बुद्धगया, यहाँ से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। बुद्धगया कहां पर है? बिहार में है। इसके अलावा पटना से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है और ये पटना भी कहां है? बिहार में है। पटना से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा फर्रुखाबाद आदि स्थानों से भी ये स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कहां से? फर्रुखाबाद से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोबारा देखेंगे, अशोककालीन जो मुख्य रूप से स्तंभ है, बड़े आकार के जो स्तंभ है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ये स्तंभ कहां से प्राप्त हुए हैं, किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनके 17 स्तंभों में से कुछ स्तंभ यहाँ अपन पढ़ रहे हैं जो मोस्टली है, जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो देखिए, सारनाथ का स्तंभ जो वाराणसी यूपी से प्राप्त हुआ है और ये स्वतंत्र भारत का महामुद्रा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। नाम क्या है इसका? सारनाथ का स्तंभ। इसमें 4 शहरों को चारों दिशाओं में एक शक्तिशाली के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसके अलावा सांची का स्तूप बहुत फेमस स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, ये भी अशोककालीन है। इसके अलावा भरूच का स्तूप एमपी में है और एमपी के सतना जिले में, लगभग ये भग्नावस्था में है। इसका
जो इसके अवशेष हैं ये इलाहाबाद में भी रखे गए हैं। इसके अलावा और कहाँ रखे गए हैं? कोलकाता संग्रहालय में। कोलकाता में भारतीय कला संग्रहालय है, वहाँ पर इन्हें सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा रामपुरवा का स्तंभ हमें बिहार से प्राप्त हुआ है, जिस पर बैल की आकृति है। इसके अलावा कौशाम्बी का स्तूप भी हमें प्राप्त हुआ है वैशाली से। प्रयाग स्तंभ भी हमें प्राप्त हुआ है जो इलाहाबाद में। पहले इसका नाम इलाहाबाद स्तंभ था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके प्रयाग रख दिया गया। मुजफ्फरपुर का बखीरा ग्राम, मुजफ्फरपुर में एक बखीरा गांव है, इस गांव से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ से भी, कहाँ से? चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। लोहरिया नंदनगढ़ कहाँ पर है? ये है बिहार के अंदर। इसके अलावा रुमनदेही से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। निगलिवा ग्राम से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है जो नेपाल में है। बुद्धगया से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है जो बिहार में है। पटना के अंदर से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है जो वहां पर बिहार में। और फर्रुखाबाद से भी एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये सब स्तंभ अशोककालीन है जो हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये लगभग इतने विशाल आकार के बनाए हुए थे जो एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल बन गए हैं। देश विदेश के लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं और ये भारत के अंदर आज पर्यटन की दृष्टि से इन्हें संभाल के रखा गया है। अब चर्चा करेंगे अपन अशोककालीन स्तंभ कला। किसके बारे में? अशोककालीन जो स्तंभों की जो कला थी वो किस प्रकार से थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अशोककालीन स्तंभ कला। अशोककालीन स्तंभ कला। देखो अशोककालीन जो स्तंभ थे ये मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। ये स्तंभ चुनार के लाल बलुए पत्थर से, किससे? चुनार के लाल बलुए पत्थर से, चुनार के लाल बलुए पत्थर से निर्मित थे। किससे? चुनार के लाल बलुए पत्थर से बनाए गए थे। ये स्तंभ चुनार के लाल बलुए पत्थर से बने हुए थे जो लगभग 35 से 40 फीट की ऊंचाई के थे। कितनी फीट के? जो लगभग 35 से लेकर 40 फीट की ऊंचाई के थे। यानी जो इनकी हाइट थी वो कितनी थी? इनकी हाइट थी 35 से लेकर यानी 35 टू 40 फीट के। एक फीट में 12 इंच होती है तो लगा लो आप 30 से 35 फीट के थे। और इनका निर्माण 2 भागों में किया गया था। इनका निर्माण कितने भागों में? इनका निर्माण 2 भागों में। इनका निर्माण 2 भागों में किया गया था। 2 भागों में किया गया था। अब ये 2 भाग कौन कौन से थे? ये हो गए इनके 2 भाग। पहला भाग था समूचा गोल लाट। पहला भाग कौन सा था? समूचा गोल लाट। ये तो इसका हो गया पहला भाग। और इसके अलावा दूसरा जो भाग था उसको बोलते थे परगहा। कौन सा? परगहा। ये इसका दूसरा पार्ट था। सपोज कर लो कि
इस तरीके से इसे पहले ऊपर से गोल बनाया जाता था गुम्बद के रूप में, और फिर नीचे इस तरीके से स्तंभ बनाए जाते थे। देखा होगा ना आपने, आज भी कई मंदिरों के बाहर ऐसी छतरियां बनी हुई देखा है? किसी ने देखा है बताओ? तो ये तो हो गया इसका समूचा गोल लाट हो गया पहला भाग, और दूसरा कौन सा, ये प्रघा इसके नीचे का पार्ट हो गया। तो इनका निर्माण दो भागों में किया गया था, जिसमें पहला समूचा गोल लाट और दूसरा कौन सा, प्रघा। और जिनके जो शिरोभाग पर, इनके जो शीर्ष भाग थे, शिरोभाग शीर्ष टॉप पर, ऊपर छत पर कहने मतलब, इन पर कुछ जानवरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें कौन कौन से, एक तो सिंह का निर्माण किया गया था, अश्व का निर्माण किया गया था, अश्व यानी होता है घोड़ा, वर्षभ यानी बैल, और गज यानी हाथी। इन चारों पशुओं की आकृतियों को अंकित किया गया था। दोबारा सुनेंगे, इनके सिरोभाग पर यानी कि इनके टॉप वाले पार्ट पर एक तो सिंह को बनाया गया था, शेर को, गज को बनाया गया था, हाथी को, इसके अलावा अश्व को बनाया गया था, और वर्षभ को, आदि पशुओं की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। इन मूर्तियों पर ऐसी चमकदार पॉलिश अथवा ओप किया गया था जो आज भी ये एकदम नए जैसे प्रतीत होते हैं। और मूर्तियों पर पॉलिशदार चमक या चमकदार पॉलिश या ओप केवल मौर्यकालीन कला की ही देन थी। दोबारा सुनेंगे एक बार, अपन चर्चा करें मौर्यकालीन स्तंभ कला। मौर्यकालीन स्तंभ कला, तो अशोककालीन जो स्तंभ थे वो मौर्यकालीन कला की मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। ये स्तंभ चुनार के लाल बलुए पत्थर से बने हुए थे, जो लगभग 35 से लेकर 40 फीट की ऊंचाई के थे, और इनका निर्माण दो भागों में किया गया था। दो भाग कौन कौन से, पहला भाग था इसका समूचा गोल लाट, और दूसरा कौन सा, प्रघा। और ये जो बनाए गए थे, इनके ऊपर पशुओं की आकृतियां भी निर्मित थी। क्या थी, पशुओं की, इनके शिरोभाग पर पशुओं की आकृतियां निर्मित थी, जिसमें कौन कौन से पशु थे, सिंह थे यानी शेर भी बनाया गया था, अश्व यानी घोड़ा भी बनाया गया था, वर्षभ यानी बैल भी बनाया गया था, गज यानी हाथी भी बनाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मौर्यकालीन जो स्तूप बनाए गए थे, स्तंभ बनाए गए थे, उनके शिरोभाग पर निम्न में से कौन सा पशु नहीं था, या निम्न में से कौन से पशु थे। तो जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे, वो जैसे लिख देंगे गाय, तो गाय नहीं था, और भी कोई पशु लिख देंगे वहां पर, तो वो नहीं थे, केवल ये चार पशु थे। ये याद रखेंगे, सिंह, अश्व, वर्षभ और गज। सिंह यानी शेर, अश्व यानी घोड़ा, वर्षभ यानी बैल, गज यानी हाथी। ये केवल चार प्रकार के पशु वहां पर अंकित किए गए थे। अब चर्चा करेंगे अपन किसके बारे में, अब चर्चा करेंगे स्तंभ की बनावट के बारे में। स्तंभ की बनावट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्तंभ की बनावट, ये स्तंभ किस प्रकार से बनाए गए थे। देखिए, इन स्तंभों के लाट गोल व नीचे से ऊपर तक चढ़ाव और उतारदार है, चढ़ाव और उतारदार है, जिनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक है, और वजन, इनका जो वजन है वो 1000 से लेकर 1200 मण तक है। जो यहाँ के जो स्तंभ बने हुए हैं, वो स्तंभों को क्या है, जैसे यहाँ पे कोई आकृति बना दी, इसके अलावा इस तरीके से बने हुए थे। ये नीचे से क्या थे, ये चौड़े थे और ऊपर से थोड़े सकड़े थे, और यहाँ पर कोई भी एनिमल्स को बना देते थे। तो इसका जो पूरा वजन था 1000 से लेकर 1200 मण तक, 1000 मण से लेकर 1200 मण तक इनका
वजन माना गया है। और इनकी जो हाइट थी वो लगभग 35 से 40 फीट तक बताई गई है। इन स्तंभों के ऊपर के जो भाग था परगए, जिसको बोलते हैं परगहा, अभी मैंने बताया था ना परगहा, ऊपर वाला भाग जो था परगा, तो स्तंभों के ऊपर के जो परगए वाला भाग था उसमें 5 प्रकार के भाग मिलते हैं। कौन से? 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया था, जिसमें पहले नंबर पे थे एक परगाहों को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में इन्हें बांटा गया था। इन 5 भागों को किस किस नाम से जाना जाता है? देखो पहले नंबर पे है मेखला। कौन सा? मेखला। पहले नंबर पर मेखला आता है। और मेखला यह इकैरी और दुहैरी, इकैरी और दुहैरी, यह इकैरी व दुहैरी रहती है, जो लाट के ठीक ऊपर सबसे पहले आती है। यानी कि ये एक प्रकार से भी और इसके अलावा 2 प्रकार के भी, यानी कि अलग अलग प्रकार की ये बनाई गई थी मेखला। और ये लाट के ठीक ऊपर सबसे पहले आती है, लाट के ऊपर सबसे पहले आती है, जिसको बोलते हैं मेखला। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे आती है बैठकी। दूसरे नंबर पर कौन सी? बैठकी। दूसरे नंबर पर बैठकी आती है। मेखला के ऊपर लोटे हुए कमल की तरह, मेखला के ऊपर लोटे हुए कमल की तरह आकृति अथवा उल्टे कमल की तरह जो आकृति होती थी, जिसकी पंखुड़ियां की, जिसकी जो पंखुड़ियां थी वो फैली हुई होती थी नीचे की तरफ, यानी उल्टे कमल की तरह, और वो अलंकृत होती थी, यानी कि उन्हें अच्छी प्रकार से अलंकृत किया गया होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे बैठकी भी बोलते थे और उसे घंटाकृति भी बोलते थे। एक घंटे की आकृति की जैसी थी तो इन्हें घंटाकृति भी कहते हैं। दोबारा सुनेंगे बैठकी के बारे में कि जो मेखला के ऊपर लोटे हुए, यानी कि मेखला थी उसके ऊपर वाले भाग में एक उल्टे कमल की तरह ये बनी हुई होती थी और उन्हें उल्टे कमल की आकृति के समान बनाया गया था। उनकी जो पंखुड़ियां थी वो अलंकृत थी और इसे घंटाकृति भी कहते हैं और इसे बैठकी भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता था कंठा। कंठा, जो ये कंठा है ये बैठकी के ऊपर बना हुआ होता था, बैठकी के ऊपर बना हुआ होता था कंठा। कंठा के बाद में आती है चौकी। क्या आती है? चौकी। कंठा के बाद में क्या आती है? चौकी आती है। कंठे के जस्ट ऊपर देखो पहले मेखला, फिर उसके बाद में बैठकी, बैठकी के ऊपर कंठा, कंठा के ऊपर चौकी हुआ करती थी। कंठे के ऊपर गोल आकार की या चौकोर आकार की एक चौकी बनी रहती थी। क्या बनी रहती थी? चौकी। और इस चौकी के ऊपर शीर्ष होता था। क्या होता था? शीर्ष। शीर्ष भाग होता है बिल्कुल टॉप का जो भाग, शीर्ष। तो चौकी के ऊपर एक या एक से अधिक पशुओं की मूर्तियां बनी होती थी। तो ये मूर्तियां कहाँ होती थी? इस आकार में होती थी, इस भाग में होती थी। किसकी? पशुओं की मूर्तियां। किसकी मूर्तियां? पशुओं की मूर्तियां इस पार्ट में हुआ करती थी। तो अभी चर्चा की अपन ने परगाह के बारे में। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि ये होगी मेखला, उसके बाद में ऊपर बैठकी, फिर ये हुई बैठकी इस प्रकार से उल्टे कमल की तरह। ठीक है। और फिर हो गया कंठा, ये वहां क्या हो गया? कंठा। फिर कंठा के ऊपर हुआ करती थी एक चौकी, इस प्रकार से एक चौकी होती है ऊपर। और इस चौकी के ऊपर क्या होता था? शीर्ष। शीर्ष भाग होता था और इस शीर्ष भाग पर ही
यहाँ पर होती थी कोई भी पशु की आकृति, इस प्रकार से पशुओं की आकृति हुआ करती थी। समझ में आ गया ना। मेखला, फिर बैठकी या घंटाकृति, कंठा, चौकी और शीर्ष भाग में क्या होती थी, पशुओं की आकृति हुआ करती थी। अब चर्चा करेंगे अपन किसके बारे में, चर्चा करेंगे सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ, इसके बारे में, सारनाथ के स्तंभ के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सारनाथ का जो यह स्तंभ है, यह अशोककालीन मूर्ति कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। यानी कि सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल में अशोककालीन एक सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला का उदाहरण है, जिसके चारों दिशाओं में यानी कि 4 शेर चारों दिशाओं में एक ओजपूर्ण मूर्तियों की संसार प्रसिद्ध कला के कारण इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में गौरव प्राप्त हुआ है। दोबारा सुनेंगे। सारनाथ का जो स्तंभ है ये पत्थर से निर्मित है और इस स्तंभ में चारों दिशाओं में 4 शेरों को मुंह किए हुए दिखाया गया है। चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 शेरों को दिखाया गया है। ये जो शेर है ये होश के साथ में ओजपूर्ण है, यानी कि ताकत को दिखा रहे हैं। चारों दिशाओं में भारत की ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो संसार प्रसिद्ध है, कौन सा, सारनाथ का स्तंभ, इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ है। इसे भारत का राष्ट्र चिन्ह, तो भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है, सारनाथ का स्तंभ। क्या है, सारनाथ का स्तंभ, जिसमें चारों दिशाओं में 4 शेर बैठे हुए दिखाए गए हैं। सारनाथ का जो ये स्तंभ है, ये अशोक के शासन काल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व के मध्य में स्थापित किया गया था। दोबारा सुनेंगे। सारनाथ का जो ये स्तंभ है, यह अशोक के शासन काल में लगभग, इसका समय माना गया है 242 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। 242 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक किसके समय में, अशोक के काल के समय में। उस समय मौर्य काल था। कौन सा, मौर्य काल था। तो उस समय में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश के स्मारक के रूप में भगवान बुद्ध के कौन से भगवान के, भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में, प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में, स्मारक के रूप में इसका निर्माण किया गया था। किस कारण से, भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में सन 1942 ईस्वी पूर्व से लेकर 242 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक इसका निर्माण हुआ। लगभग कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। कितने वर्षों तक निर्माण चला इसका, 10 वर्षों तक इसका निर्माण किया गया। यानी कि इस अवधि के मध्य इसे स्थापित किया गया। और इस स्तूप का जो प्रगाह है, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट खंडित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से आज भी सुरक्षित है। और इस पर बनी हुई सिंह आकृतियों के ऊपर, इसके ऊपर जो सिंह आकृतियां बनी हुई है, उनके ऊपर एक धर्म चक्र रखा हुआ है। केवल वही अब नष्ट हो गया है,
वो जो धर्म चक्र रखा हुआ था वो टूट गया है, बाकी की आकृति क्या है, सेम है। ये जो 4 शेर थे, शेरों के ऊपर एक धर्म चक्र बना हुआ था, धर्म चक्र क्या बना हुआ था, एक धर्म चक्र बना हुआ था इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से पहले इसमें 32 आ रहे थे, लेकिन टूटने के बाद में इसमें कितने रह गए, 24। इस कारण से ये धर्म चक्र क्या हुआ, खंडित हो गया। केवल यही धर्म चक्र खंडित हुआ है, बाकी का पार्ट क्या है, अभी भी सुरक्षित है। और इसकी जो गोल चौकी है, उस चौकी पर 4 धर्म चक्र बने हुए हैं। इसकी चौकी पर 4 धर्म चक्र बने हुए हैं। इसके बीच बीच में 4 पशु भी हैं। इसके बीच बीच में कितने पशु हैं, 4 पशु हैं, जिनमें घोड़ा है, हाथी है, सिंह है और उसके अलावा बैल है, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दर्शाए गए। चारों दिशाओं में इन्हें दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये जो चारों पशु हैं ये मूलतः भारतीय ही हैं। क्या है, मूलतः भारतीय ही हैं। तो देखिए सामने आप देख रहे हो सारनाथ का स्तंभ। क्या है, सारनाथ का स्तंभ। अभी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर 4 शेर चारों दिशाओं में, यानी एक शेर तो अपने फ्रंट की तरफ देख रहा है सामने, एक इधर देख रहा है, एक इधर, एक पीछे की तरफ देख रहा है, तो 4 शेर हो गए। लेकिन इसमें अपन को क्या दिखते हैं, केवल 3 ही दिखते हैं, लेकिन ये 3 नहीं थे, 4 शेर थे, चारों दिशाओं में मुड़के हुए हैं, तो पीछे का शेर अपन को दिखता नहीं है। और ये एक चौकी पर होते हैं और यहाँ पर एक धर्म चक्र होता है और इसके चारों तरफ इनके मतलब चारों दिशाओं में 4 क्या थे, पशु भी थे। एक हाथी था, घोड़ा था, शेर था और उसके अलावा बैल। 4 आकृतियां इसमें निर्मित की गई थी। और इसके नीचे देखो ये एक उल्टे कमल की तरह दिख रहा है आपको, उल्टे कमल की तरह एक चिन्ह दिख रहा है, घंटाकृति कहते थे इसको। और ये भी नीचे एक मेखला पर टिकी हुई थी, तो इसमें मेखला, घंटाकृति या बैठकी, कंठा, चौकी और शीर्ष भाग, ये पूरा शीर्ष भाग इस तरीके से इस पर भी निर्मित किए गए हैं। तो इन पशुओं में कौन कौन से पशु हो गए, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, इसके अलावा शेर हो गया, बैल हो गया। ये चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दर्शाए गए हैं, चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, गति का प्रतीक है। और ये जो चक्र बना हुआ है ये भी एक प्रकार से गति का प्रतीक है। किसका, गति का प्रतीक है, भारत के गौरवशाली प्रतीकों में माना जाता है। ये जो 4 पशु थे ये मूलतः कौन से थे, भारतीय ही थे, यानी भारत के अंदर पाए जाने वाले ही पशु थे, विदेशी पशु एक भी नहीं था। जिसमें सबसे पहले जैसे सिंह की बात करते हैं, सिंह है वो शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। जो इस पर सिंह था, सिंह का मतलब समझ गए ना, शेर। 4 पशु बने हुए थे इसकी चौकी पर। उन चारों पशुओं क्या क्या नाम था, पहले नंबर पे जैसे कि जब लेते हैं सिंह को, सिंह यानी शेर। शेर किसका प्रतीक था, एक तो शौर्य का था, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक था। शौर्य और स्फूर्ति का प्रतीक है। किसका, एक तो शौर्य का है, ताकतवर है ना शेर, शौर्य का, निर्भीकता का यानी आत्मनिर्भर रहता है वो, और स्फूर्ति का यानी कि शेर कभी भी आलसी नहीं होता, शिकार को देख के तुरंत भगता है वो। क्या भगता है, तुरंत भगता है वो। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जैसे कि हाथी बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं, गज। ध्यान रखना, गज यानी हाथी। हाथी किसका प्रतीक, हाथी चातुर्य का, हाथी बहुत चतुर होता है, ध्यान रखना, चातुर्य का, विचारशीलता का और ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है, चातुर्य। हाथी किसका प्रतीक हुआ, चातुर्य का हुआ, विचारशीलता का हुआ, ऐश्वर्य का, विचारशीलता का और इसके अलावा ऐश्वर्य का।
ऐश्वर्य यानी सुंदरता का प्रतीक भी माना गया है किसको? हाथी को। हाथी के अलावा अब आता है वर्षभ। वर्षभ यानी होता है बैल। क्या होता है? वर्षभ यानी बैल होता है। बैल किसका प्रतीक माना गया है? बैल को भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना गया है। बैल को भूमि की उर्वरता, भूमि की उर्वरता, भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना गया है। बैल को किसका प्रतीक माना गया है? भूमि की उर्वरता, यानी कि बैलों से पहले के जमाने में क्या होता था? खेती बाड़ी करते थे तो उसमें जोत निकालने के लिए काम आता था। वर्तमान में तो ट्रैक्टर आ गए हैं, दुनिया भर की मशीनें आ गई है। तो भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना गया किसको? बैल को। उसके अलावा बचा कौन? अश्व। अश्व यानी घोड़ा। अश्व, अश्व को क्या बोलते हैं? घोड़ा बोलते हैं। तो घोड़ा राज के विस्तार का प्रतीक है। राज के विस्तार का, राज के विस्तार का प्रतीक है, विस्तार का प्रतीक है। राजा महाराजा किससे शिकार करने जाते थे? पहले घोड़े से, क्योंकि घोड़ा कम समय में काफी दूरी तय कर लेता था। इस कारण से राज का विस्तार, राजा महाराजा जब लड़ाई करने जाते थे तो किसकी शरण लेते थे? घोड़े की। घोड़े के ऊपर सवार होकर जाते थे। ये मान लो अगर हाथी पर सवार हो गए तो हाथी तो थोड़ी दूर चलेगा और थक जाएगा, क्योंकि हाथी शरीर में क्या होता है? मोटा होता है और धीरे धीरे चलता है। और घोड़ा है रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, आपने देखा होगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा देखा होगा। तो ये किस प्रकार से इनको युद्धों में सफलता हासिल करवाते थे। दोबारा देखेंगे, अपन चर्चा कर रहे हैं सारनाथ के स्तंभ की। इसके स्तंभ में 4 शेरों को चारों दिशाओं में बैठे हुए बनाया गया है, चारों दिशाओं में बैठे हुए दिखाया गया है। और इसके नीचे जो चौकी पर 4 पशुओं को चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दिखाया गया है। और बीच में एक धर्म चक्र बनाया गया है, जिसमें कितने आ रहे हैं? 24। और ये जो 24 आ रहे हैं, ये किसका प्रतीक है? ये 24 घड़ियों का प्रतीक है, यानी कि ये समय का प्रतीक है, गति का प्रतीक है। और इसके नीचे एक उल्टे कमल की तरह आकृति बनाई गई है, जिसको बैठकी या घंटाकृति भी कहते हैं। और ये नीचे एक स्तंभ के ऊपर निर्माण होता था इसका। इसमें 4 जो पशु बनाए गए थे चारों दिशाओं में दौड़ते हुए, उनमें सिंह है, सिंह यानी शेर, फिर है गज, गज यानी हाथी, वर्षभ यानी बैल, और अश्व यानी घोड़ा। ये किस किस के प्रतीक है? देखिए, सिंह है वो तो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य, ताकत का, निर्भरता का, स्फूर्ति का प्रतीक है। ये 3 प्रतीक किसके हो गए? सिंह के हो गए। शौर्य, निर्भरता, स्फूर्ति आदि के प्रतीक हुए। इसके अलावा गज, गज यानी होता है हाथी। हाथी किसका प्रतीक है? चातुर्य, विचारशीलता और ऐश्वर्य का इसे प्रतीक माना गया है। इसके अलावा वर्षभ का नंबर आता है। वर्षभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक है, क्योंकि जो वर्षभ यानी होता है बैल, बैल खेत जोतने के लिए काम आता था, जिससे किसान अपने फसल को तैयार करता था। तो वर्षभ किस काम में आ गया? भूमि की उर्वरता को, इसको काम योग्य करने के लिए। इसके अलावा अश्व का नंबर आता है। जो घोड़ा है, घोड़ा वो राज के विस्तार का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक माना गया है? राज के विस्तार का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा जो वर्षभ और अश्व, वर्षभ यानी बैल और घोड़ा, ये दोनों आर्य लोगों के प्रिय पशु रहे हैं। किसके? आर्य लोगों के प्रिय पशु रहे हैं। और सांची के परगए पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हुए हैं। सांची के स्तूप पर भी इस प्रकार के 4 पशु बने हुए हैं, परंतु वो सारनाथ के स्तंभ के जो परगा है उसके समान ओजपूर्ण नहीं है, उसके समान ओजपूर्ण नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आज जो अपने टॉपिक में पढ़ा उससे संबंधित कुछ और चित्र। तो आप देखिए,
तो ये थी आज आपकी मौर्यकालीन अशोक के स्तंभों की क्लास। अभी इसमें एक लेक्चर और बनेगा, उसमें अपन पढ़ेंगे अशोकीय स्तंभों का समय और इनकी कुछ मान्यताओं के बारे में। उसके अलावा अशोककालीन शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, आदि के बारे में चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनके नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और अपने घर पर सुरक्षित रहें, क्योंकि इस कोरोना काल में, इस महामारी से अपन को जीत हासिल करनी है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कार्य में व्यस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।